साल 1892 भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। अंग्रेजी शासन पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था, लेकिन भीतर ही भीतर एक राजनीतिक जागरण उठ रहा था। भारत की जनता अब सिर्फ प्रजा नहीं रहना चाहती थी, वे प्रतिनिधित्व चाहते थे, अपनी बात कहने का अधिकार चाहते थे। इसी दौर में जन्म हुआ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 का, एक ऐसा कानून जिसने भारतीय राजनीति को पहली बार एक नया मोड़ दिया। 1857 के विद्रोह से पहले भारत में राजनीतिक भागीदारी का कोई स्वरूप नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को सिर्फ संसाधनों का स्रोत मानती थी और भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने का कोई इरादा उनके मन में नहीं था। देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रियासतें थीं, पर एक साझा राष्ट्रीय राजनीतिक आवाज गायब थी। भारतीय जनता शासन के फैसलों से दूर थी और कंपनी की नीतियां सिर्फ मुनाफे पर आधारित थीं। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। 1858 का क्वीन विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, जिसमें भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने का वादा किया गया। लेकिन यह वादा ज्यादातर प्रतीकात्मक था। भारतीयों को काउंसिल्स में जगह तो मिली, पर न उनकी शक्ति थी और न ही उनके शब्दों का महत्व। अंग्रेजों का डर साफ था, अगर भारतीयों को अधिक सत्ता दी गई तो साम्राज्य खतरे में पड़ सकता है। 1861 का कानून भारतीय शासन में पहला ढांचा लेकर आया। कुछ चुनिंदा भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में शामिल किया गया, लेकिन ये सभी नामित सदस्य थे। न कोई चुनाव, न कोई अधिकार। वे अपनी बात रख तो सकते थे, लेकिन शासन की दिशा वही तय करता था जो अंग्रेज चाहते थे। फिर भी भारतीयों ने इस व्यवस्था को एक अवसर की तरह देखा, बोलने का मंच मिला था, सुनने की आशा अभी दूर थी। यहीं से भारतीय राजनीतिक चेतना का बीज बोया जाने लगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये घटना भारत में संगठित राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत थी। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता उदारवादी विचारों वाले थे। वे ब्रिटिश शासन से टकराव नहीं चाहते थे, बल्कि संवैधानिक और कानूनी तरीकों से सुधार चाहते थे। वे हर साल संसदीय सुधारों की मांग रखते, प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, काउंसिल्स में भारतीयों को अधिकार मिले और प्रशासन में पारदर्शिता आए। अंग्रेज इन मांगों को सुनते थे, लेकिन पूरी करते नहीं थे। फिर भी कांग्रेस की आवाज धीरे धीरे जनता तक पहुंचने लगी। 1885 से 1892 तक कांग्रेस की मांगें लगातार बढ़ती गईं। देश भर में राजनीतिक जागरूकता फैल रही थी। शिक्षित भारतीय, प्रिंट मीडिया और सार्वजनिक सभाएं अब अंग्रेजी शासन से सवाल पूछने लगी थीं। अंग्रेजों को लगा कि अगर अब कुछ सुधार नहीं दिए तो असंतोष और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी समय ब्रिटिश संसद में भी ऐसी आवाजें थीं जो कह रही थी कि भारत को नियंत्रित सुधार देना जरूरी है। मतलब, सुधार इतने ही हों कि भारतीय शांत रहें, पर सत्ता अंग्रेजों के हाथ से न जाए। यही वो पृष्ठभूमि थी जिसमें 1892 का कानून तैयार हुआ। जब इंग्लैंड और भारत दोनों जगह चर्चा शुरू हुई, तो विचार दो धड़ों में बंट गए। एक पक्ष चाहता था कि भारतीयों को बिल्कुल भी अधिकार न मिले। दूसरा मानता था कि कुछ अधिकार मिल जाने से भारतीय शासन के प्रति अधिक वफादार बनेंगे। ये सुधार आधा अधूरा होने के लिए ही बनाया जा रहा था। विचार ये था कि भारतीयों को काउंसिल्स में बैठने दिया जाए, लेकिन असली शक्ति अंग्रेजों के हाथ में ही रहे। कांग्रेस इस दौरान और अधिक संगठित हुई, याचिकाएं भेजी और प्रेस के माध्यम से जनमत बनाया। ऐसा लगा मानो दोनों तरफ एक मानसिक संघर्ष चल रहा हो, अधिकारों की मांग और अधिकारों से बचने की कोशिश। इस दौर में दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वेंकटरमैया जैसे नेताओं ने भारी मेहनत की। वे अंग्रेजों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय अब प्रशासन में सहभागी बनने के योग्य है। उनकी दलील थी, भारत की बढ़ती शिक्षित आबादी को राष्ट्रीय जीवन में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस के हर वार्षिक अधिवेशन में सुधारों की मांग दोहराई जाती। देश भर में राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी। अंग्रेजों को मजबूरन इस सुधार को स्वीकार करना पड़ा, हालांकि वे इसे जितना संभव हो सके सीमित और नियंत्रित बनाना चाहते थे। आखिरकार 1892 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट पारित हुआ। ये भारतीयों के लिए एक पहली राजनीतिक जीत थी। भले ही अधिकार बहुत सीमित थे, लेकिन इसने एक नई परंपरा की शुरुआत की कि भारतीय अब शासन का हिस्सा बन सकते हैं। इस कानून के माध्यम से वाइसरॉय और प्रोविंशियल काउंसिल्स दोनों का विस्तार किया गया। भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई और सबसे बड़ा परिवर्तन था, पहली बार सिफारिश आधारित चुनाव की शुरुआत। ये पूर्ण चुनाव नहीं था, लेकिन काउंसिल्स में आने का रास्ता व्यापक हुआ। ये भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत थी।
1892 के एक्ट के मुख्य प्रावधान थे। 1. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का आकार बढ़ाना, भारतीय सदस्यों की संख्या पहले से अधिक कर दी गई। 2. बजट पर चर्चा की अनुमति, भारतीय पहली बार वित्तीय विषयों पर बोल सकते थे। वे मतदान नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी आवाज रख सकते थे। 3. प्रश्न पूछने का अधिकार, सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, हालांकि इसके लिए पहले से सूचना देना आवश्यक था। 4. इनडायरेक्ट इलेक्शंस, नगरपालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय आदि ऐसे निकाय थे जो सदस्यों को रेकमेंड करते थे। ब्रिटिश सरकार अंतिम नियुक्ति करती थी। फिर भी यह बदलाव महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे भारतीय समाज राजनीति के और करीब आया। ये कानून भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। अब पहली बार भारतीयों को यह एहसास हुआ कि राजनीतिक अधिकार संभव है, मांग की जाए तो बदलाव हो सकता है। सुधार भले ही छोटे थे, लेकिन इन्होंने भारतीयों में आत्मविश्वास और राजनीतिक चेतना पैदा की। कांग्रेस और जनता दोनों ने महसूस किया कि यदि दबाव जारी रखा जाए तो आगे और अधिकार मिल सकते हैं। यही सोच आगे चलकर 1909, 1919, 1935 के कानूनों का आधार बनी और अंततः आजादी की राह बनी। इस कानून ने नए राजनीतिक नेतृत्व को जन्म दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने काउंसिल्स में प्रवेश कर वित्तीय मामलों पर गहन चर्चा की परंपरा शुरू की। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने इस कानून को अधूरा बताया और अधिक अधिकारों के लिए संघर्ष बढ़ाया। युवा पीढ़ी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और अन्य इस दौर में संवैधानिक राजनीति को समझने लगे। एक प्रकार से 1892 का एक्ट भविष्य के नेताओं के लिए विद्यालय बन गया। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 एक छोटा लेकिन निर्णायक कदम था। इसने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई वैध है और इसे दुनिया अनसुना नहीं कर सकती। यह वही कानून था जिसने भारतीय राजनीति को प्रशासन में भागीदारी, चुनावी प्रक्रिया, वित्तीय बहस और प्रश्नों के अधिकार से परिचित कराया। इसी छोटे से कदम ने एक दिन भारत को स्वतंत्रता की मंजिल तक पहुंचाया।